हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और देखिए, सीरीज चल रही है 2026 में जो आपका जेईई मेंस होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके रिलेटेड पीवाईक्यू जो आ चुके हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सा मोटिव हर बार क्या होता है मेरा कि मैं तुमको वो क्वेश्चन बता पाऊँ जिस तरह के सवाल, जिस तरह के कंसेप्ट पे सवाल आते हैं। पीवाईक्यू का आंसर याद कर लेना इनफ नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा कि इन पीवाईक्यू की मदद से आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट कर सकते हो अपने नोट्स में जिन पर बार बार सवाल पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन से शुरू करूंगा। मैंने इस बार एक दो क्वेश्चन में जानबूझ के डायग्राम भी अटैच किया है ताकि मैं आपको बता पाऊं कि इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। दूसरा, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि चैप्टर बायोमोलिक्यूल वाला पार्ट है। कार्बोक्सिलिक के भी कुछ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए, लेकिन कार्बोक्सिलिक के मोनली जो क्वेश्चन है वो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि एरोमेटिक में और बाकी कार्बनिक कंपाउंड सब में इंक्लूड हो चुके थे। तो मेजर पोर्शन जो हमारा आज रहेगा वो बायोमोलिक्यूल का रहेगा। ठीक है, आप लोग कम पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल का, इसलिए मेरा सजेशन ये है कि भाई जरूर पढ़ के जाना क्योंकि क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से पिछले 4-5 सालों से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो पहला सवाल है, द न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड टुगेदर बाय द लिंकेज नॉन एज। अभी सवाल कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है डीएनए आरएनए में। अगर आपने डीएनए आरएनए पढ़ा है, अगर आपने प्रोटीन पढ़ा है, तो आपको याद आएगा कि कुछ ना कुछ राइबोस शुगर वाली बात होती है, कहीं फॉस्फोरिक एसिड की बात होती है, कहीं बेस की बात होती है। ठीक है, तो देखिए अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें, न्यूक्लियोटाइड की, तो फॉस्फेट लिंकेज होगा प्लस बेस होगा और उसमें साथ में क्या होगा, एक और चीज राइबोस शुगर होगी। जब राइबोस शुगर बेस अकेला होता है तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और जब उसके अंदर आपको फॉस्फेट भी मिल जाता है तो आप उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो इसका आंसर होगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक क्यों नहीं हो सकता? वो शुगर में होता है। पेप्टाइड लिंकेज हमारे किसके अंदर होता है? अमीनो एसिड्स के अंदर लिंकेज होता है। ठीक है, डाइसल्फाइड लिंकेज आपको कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। किसके? प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो लिंकेज की बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो उसके लिए कौन सा होता है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कैसा दिखता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर सवाल आएगा। ठीक है, पहले पूछा गया। देखो शुगर है, ये बेस वाला पोर्शन है, और ये आपका फॉस्फेट वाला पोर्शन है। ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जो है जिसके अंदर बेस फॉस्फेट दोनों है, ये जब जुड़ेंगे ना तो उस लिंकेज को फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। जिसके अंदर आप देख सकते हैं नंबरिंग जो होती है ना, वो 1 डैश 2 डैश 3 डैश में होती है। मतलब 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। तो ये 1 डैश है, और इधर ये 2 डैश है, 3 डैश है, 4 डैश है, 5 डैश है। अब ये 1 डैश वाला पोर्शन ऊपर दिख रहा है आपको, एक 1 डैश वाला नीचे भी है। ये 2 डैश है, 3 डैश है, 4 डैश है और 5 डैश है। आप देख सकते हैं कैसे ये 3 वाला लिंक हो रहा है इस फॉस्फेट के साथ। आई बात समझ में? इट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये डायग्राम एनसीईआरटी से उठाया हुआ है डायरेक्टली, ये आपको याद रखना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। हम यहाँ तक पढ़ते नहीं है, पहुंचते नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना चाहिए क्योंकि जरूरी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इससे। ठीक है, तो ये पहला सवाल था। अगले सवाल पे आ जाते हैं हम। फॉर द स्ट्रैंड ऑफ ए डीएनए the sequence of ATGCTTCA, sequence of the bases in complementary strand। अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर याद हो तो वो इस तरह से स्ट्रैंड बनी होती है, दो पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है। एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट होता है वो किस तरह का होता है? याद आ रहा है कुछ कुछ? इस तरह सा, मतलब ए के साथ टी जुड़ा होता है और जी के साथ सी जुड़ा होता है। एडेनिन के साथ थाइमिन है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन है। अब बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आपके पास एक सीरीज जो इधर चल रही है, एक तरफ चल रही है, उसमें अगर ए है तो सामने टी होगा, अगर इधर टी है तो सामने ए होगा, इधर जी है तो सामने सी होगा, इधर सी है तो सामने जी होगा। आई बात समझ में? तो ए टी जी सी टी टी सी ए, इन सबके रेस्पेक्ट में जोड़ते जाओ। ए के साथ टी आ जाएगा, टी के साथ ए आ जाएगा, जी के साथ सी आ जाएगा, सी के साथ जी आ जाएगा, फिर ए और ए आएगा, फिर सी के साथ जी आ जाएगा, फिर ए के साथ टी आ जाएगा। टी ए सी जी ए टी जी एंड टी, टी ए सी जी। एक सेकेंड, टी टी है तो 2 बार ए आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। टी टी है तो 2 बार ए आएगा,
तो ये आपका आंसर बनेगा TACGAAGT। अब डीएनए के स्ट्रक्चर पे मैं चाहता हूं थोड़ी सी हम बात और करें, जरूरी है। ये सब कुछ जुड़ा कैसे होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये बात जरूर ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो बेसेस, ये बेस जो जुड़े हैं, ये बेस कहां दिए थे? AGCT AGCU। AGCT किसके लिए होता है? आपके डीएनए के लिए होता है। और AGCU मतलब एक यूरेसिल जो होता है एक्स्ट्रा हो जाता है आरएनए में, बाकी सब कुछ कैसा? डीएनए जैसा है। AGCT की जगह AGCU हो जाता है। AGCU और AGCT याद करने का तरीका आसान है। देखो भाई, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल अगर ऐसे क्वेश्चन पे आता है तो कई बार क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन देख के इंटरेस्टिंग नहीं लगते, मजा नहीं आता, खासकर गणित वाले छात्रों को, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनर को आपके इंटरेस्ट से मतलब नहीं है। उसको पता है कि आप ये नहीं पढ़ के जाओगे, उसको ये पता है कि उसने एनसीईआरटी में दिया है, उसको ये पता है कि बोर्ड का बच्चा उसको पढ़ता है, और उसको ये पता है कि तुम बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करोगे जेईई के मेंस के बाद। उससे पहले तुम क्या पढ़ रहे हो? ज़्यादातर फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कम उठाते हो। आपको समझना चाहिए। देखो यहाँ 5 डेज दिया है, 3 डेज दिया है, ठीक है ना। 5 डेज और 3 डेज मिलाया है, और आपको पता है ये दोनों क्या है? 5 डेज और 3 डेज क्या था? 5 डेज वाला एक अमीनो एसिड था। चलो मैं उसको दोबारा आ जाता हूं। यह 5 डेज था और यह 3 डेज था, ये दोनों कनेक्ट हुए हैं तब जाके डाई न्यूक्लियोटाइड बना है। तो इसका मतलब आप सोच सकते हो कि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक दूसरे स्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से पैरेलल में है, जिसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स या लाइंस बोल सकते हैं, धागे बोल सकते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है समझो, ये जो दोनों आपको यहां दिख रहे हैं नंबर 3 डैश पे 5 डैश पे, यही वो सीरीज है जो यहां बन रही है। देखो आप 3 डैश और 5 डैश, 3 डैश में कुछ बेस जुड़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड में बेस तो होगा, तो 3 डैश के न्यूक्लियोटाइड में ये सारे बेस है, और 5 डैश के न्यूक्लियोटाइड में ये वाले बेस है। ये दोनों जुड़े हैं किसके साथ? H बॉन्डिंग के साथ। और यही H बॉन्डिंग के आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी खेल है। A T के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल। और G और T C के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इस पर एक क्वेश्चन आगे है जिसमें G और C के बीच में और A और T के बीच में बॉन्ड होगा। ध्यान रखना, ये आपको आगे चल के काम आएगा। A T के साथ डबल बॉन्ड, G और C के साथ ट्रिपल बॉन्ड, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शुगर विच डू नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फेलिंग रिएजेंट। अब आप सोच के देखिए, फेलिंग के साथ अगर कोई रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं देता है तो वो कौन नहीं होगा? वो एल्डिहाइड नहीं होगा। आई बात समझ में? फिर दूसरी बात, वो साथ ही साथ एरोमेटिक भी हो सकता है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड भी फेलिंग का टेस्ट निगेटिव देते हैं, बेनेडिक्ट का टेस्ट निगेटिव देते हैं। फेलिंग हो या बेनेडिक्ट हो बात एक ही है, बस सॉल्ट का फर्क हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, फेलिंग ए फेलिंग बी और बेनेडिक्ट ए बेनेडिक्ट बी के अंदर क्या फर्क है? दोनों के सॉल्ट बदल जाते हैं। आई बात समझ में? और कुछ नहीं चेंज होता, ठीक है। अब देखिए लैक्टोज, ग्लूकोज और माल्टोज, अगर आपको याद हो तो ये भी रिड्यूसिंग है, ये भी रिड्यूसिंग होता है और ये भी रिड्यूसिंग होता है, ठीक है भाई। अपन क्या बोलते हैं, लैक्टोज के अंदर लिंकेज कौन सा? 1,4। माल्टोज में कौन सा लिंकेज है? 1,4। ग्लूकोज तो होता ही एल्डिहाइड है, ठीक है। लेकिन सुक्रोज में अगर आपको लिंकेज याद हो तो लिंकेज होता है अल्फा 1 और बीटा 2, 1 अल्फा या और 2 बीटा लिंकेज होता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? सुक्रोज जो होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा, और अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है कोई, इसका मतलब वो ना तो टॉलिन टेस्ट पॉजिटिव देगा, ना फेलिंग देगा, ना वो बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसका मतलब टेस्ट क्या आने वाले? निगेटिव आने वाले, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज और याद दिला दूं आपको, शिफ्ट रिएजेंट के साथ और 2,4-DNP के साथ वैसे तो एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, लेकिन हमारे ग्लूकोज का टेस्ट आपको कभी क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। क्यों मिलता है? इसका रीजन यह है कि जो वीक होता है वो रिएक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि ग्लूकोज का मेजर फॉर्म किसमें एग्जिस्ट करता है? रिंग स्ट्रक्चर में। किसमें रहता है? रिंग में, ठीक है। आपको याद हो तो पायरेनोज होता है और फ्यूरेनोज होता है, याद है? ग्लूकोपायरेनोज, फ्रुक्टो, फ्यूरेनोज। चलो बढ़िया, अब आते हैं नेक्स्ट। मैच लिस्ट दिए 1 और 2 को मैच कराना है। सवाल है आपके सामने,
ए बी सी और डी, 1 2 3 4। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर सवाल जो था मैंने उसको डायरेक्टली आपको सॉल्व करवाया। इस क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा सा समय देता हूं, आप सॉल्व करो। आपका आंसर क्या आना चाहिए? देखो इंपॉर्टेंट फिर क्या है मैं बता दूं, मुझे आंसर याद करके कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे आंसर याद करके बेटा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर सवाल को कुछ ना कुछ अलग तरह से पूछेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल सवाल मैच नहीं करेगा, मिलते जुलते सवाल नहीं आते हैं, लेकिन एग्जामिनर इतना समझदार है कि तुम आंसर याद करके आए हो तो कहीं ना कुछ तो बदलेगा बेटा। ठीक है, फिर आपको ये बोला जाएगा कि चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अपन को क्वेश्चन का आंसर तो याद है लेकिन हम उसको कंसेप्ट रिलेट नहीं कर पा रहे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज कृपया करके आप किसी भी स्थिति में सिर्फ आंसर रटने पे ध्यान ना दें। आप कोशिश करें इस बात की कि कंसेप्ट आपका बढ़िया हो जाए। ग्लूकोज के साथ दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर दिया है HNO3, फिर दिया है HI हीट, फिर दिया है ब्रोमीन वाटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठा के दिए उसने। और आपको पता है तो ये तीनों तो एनसीईआरटी से ही है। तो अगर कोई 3 भी करके आता है तो उसका आंसर वैसे भी ठीक हो जाता। ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट के हमको पता है कि अगर इसकी रिएक्शन करवानी है तो एसिड के साथ NaHCO3 रिएक्शन करता है, और वो भी कौन सा? स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर देन NaHCO3। NaCO3 से स्ट्रॉन्गर अगर हमारे पास कोई एसिड है तब जाके रिएक्शन करता है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है और CO2 गैस लिबरेट होती है। सही बात है। आंसर आ गया होगा मान लेता हूं, लेकिन मैं कंसेप्ट बताऊंगा पूरा। अब सुनो, ये है ग्लूकोज। अगर तुमको ग्लूकोज याद है तो आपको याद आना चाहिए कि सर इसमें ऐसा कोई भी एसिडिक ग्रुप नहीं है जो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर पाए। तो पहला हाथ तो ये हो जाएगा, कहां गया, सॉरी, ये जाएगा आंसर नो रिएक्शन। अब जरा चेक करते हैं ए के साथ सेकंड कहां दिया है, और कितनी बढ़िया बात है, देख रहे हो एग्जामिनर ने सेकंड का ऑप्शन कहीं और डाला ही नहीं। पता वो क्या सोच रहा था कि अगर बच्चा समझदार हुआ और उसने एक्चुअल में तैयारी करी है बढ़िया, उसने सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन को एक्चुअल में समझा है, तो वो सीधा ग्लूकोज से डील करेगा, उसको मिलेगा आंसर नो रिएक्शन। फिर समझदार हुआ तो ऑप्शन जरूर चेक करेगा, और ऑप्शन चेक करके उसको पता लग जाएगा कि सर ऑप्शन तो एक ही जगह दिया है। चलो मान लेते हैं, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं या फिर आगे सॉल्व भी कर लेते हैं। वही ग्लूकोज के साथ आपने मिलाया HNO3। HNO3 में क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड विद HNO3 अगर आप सोचे तो रिएक्शन होगी सैक्रिक एसिड। कौन सी रिएक्शन होगी? सैक्रिक एसिड। फिर ग्लूकोज के साथ HI और हीट। अच्छा, सैक्रिक एसिड स्ट्रक्चर पता है आपको? ये ग्लूकोज है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाले अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल भी एसिड बनाएगा और एल्डिहाइड भी एसिड बना लेगा। अच्छा आपको एक चीज बताऊं मैं, एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता और अल्कोहल का नहीं होता तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना। और ग्लूकोनिक एसिड पता है कब बनता है? जब ग्लूकोज Br2 से रिएक्शन करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी पूछी जाती है, एल्डिहाइड कीटोन में पूछी जाती है, इधर से आपके सॉरी आपके बायोमोलिक्यूल में पूछी ली, ठीक है ना। तो और इवन ये POC का एक टेस्ट भी बन जाता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट की तरह पूछा जाता है। तो ये कई जगह यूज होने वाली रिएक्शन है। ग्लूकोज के साथ अगर आपने ब्रोमीन वाटर लिया, मतलब Br2H2O लिया, तो आप एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो कर सकते हैं, लेकिन आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आप ये बोल सकते हैं कि इसका आंसर आएगा ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज के साथ HI रिएक्शन में N-हेक्सेन सीधा रिडक्शन होता है, N-हेक्सेन बनता है। क्या बनता है? N-हेक्सेन बनता है। अब देखो आंसर सारा मैच हो गया। ग्लूकोज सोडियम बाइकार्बोनेट नो रिएक्शन सेकंड, बी में 4 सैक्रिक एसिड, N-हेक्सेन थर्ड, डी के अंदर ग्लूकोनिक एसिड। आंसर आ जाना एक अलग चीज है, और मुझे ये पता होना कि हर ऑप्शन का रीजन क्या था वो जरूरी है। अगर तुम कंसेप्चुअली पढ़ोगे ना बायोमोलिक्यूल में तो तुम्हारे सवाल सही हो जाएंगे।
ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, वैसे मुझे पता है कि बहुत कम समझदार लोग होते हैं जो कोई समझदार जब कोई बात उनको बताई जाती है अच्छी बात तो उस पर गौर करते हैं, सुनते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जिनका सिलेक्शन होने वाला है वो उतने नहीं हैं जितने एग्जाम देते हैं, तो समझदार लोग कम हैं। इशारा समझदार को काफी होता है। बायोमोलिक्यूल पढ़ के चल जाना बेटा जी, काम आएगा। आई बात समझ? चलिए क्वेश्चन 5, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। अब देखो यह सवाल पूरी तरह थ्योरी बेस्ड है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ रखी एनसीईआरटी की तो सवाल बनने के चांसेस कम है। ये सवाल पूरी तरह थ्योरी बेस्ड है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। चलो एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, आरएनए रिगार्डेड एज अ रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एनसीईआरटी लिखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रिजर्व जो होता है वो डीएनए होता है। डीएनए होता है, हेरिडिटरी को जो फॉरवर्ड करता है दैट इज डीएनए। तो पहला ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है। फिर दूसरा, डीएनए मॉलिक्यूल सेल्फ डुप्लीकेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। डीएनए ही तो मतलब डुप्लीकेट होकर सेल डिवीजन करता, तभी तो आदमी की एज बढ़ती है, उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसका साइज बढ़ेगा धीरे धीरे। डीएनए ही होता है जो सेल्फ डुप्लीकेट करता है खुद को। सही बात है ये। देखो बहुत ज्यादा बायो तो मुझे भी नहीं आती है, ठीक है ना, लेकिन जितनी जरूरी है उतना मैंने समझा, ठीक है। डीएनए सिंथेसाइज प्रोटीन इन सेल। डीएनए डीएनए ऐसे बोल सकते हो आपकी इंस्ट्रक्ट करता है लेकिन खुद नहीं बनाता। डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है लेकिन खुद सिंथेसाइज नहीं करता, ये काम आरएनए का होता है। तो ये गलत हो गया। द मैसेज फॉर सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। मैसेज डीएनए में है, बनाने वाला आरएनए है। आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर टू डॉटर सेल्स। ये बात भी सही है। आई बात समझ में? ये भी सही है। तो कुल मिला के आपके पास 3 आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? 3 स्टेटमेंट है। इस सवाल को मैं एग्री कर सकता हूं कि हम लोग ना कर पाए। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, और सही बताएं सही मायने में तो ऐसा इतना थ्योरी वाला पार्ट हम लोग पढ़ के नहीं जाते एग्जाम में। लेकिन अगर देखो एग्जाम में सवाल आ गया तो पढ़ लो, क्या पता अगली बार घुमा फिरा के इन स्टेटमेंट को कहीं और इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये बढ़िया सवाल है। इसको दोबारा पूछने की संभावना है, अलग तरह से पूछ सकते हैं लेकिन पूछ सकते हैं। फॉर द विटामिन ए, B1, B6, B12, C, D, E, K, the number of vitamin that can be stored in our body। और फिर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि बॉडी में कहाँ स्टोर होता है। बॉडी में ये विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, मैं अलग से नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं कुछ बना के पूछ रहा हूँ या मैंने कहीं और पढ़ा है बायो में, लिखा एनसीईआरटी में ही है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए। हम गौर नहीं करते, हम पढ़ते हैं लाइंस को लेकिन ध्यान नहीं देते। तो फिर बोल रहा हूं, फ्रॉम द विटामिन ए, B1, B6, B12, C, D, E, K, द नंबर ऑफ विटामिन दैट कैन बी स्टोर इन बॉडी। जो नोट्स आपको दिए थे मैंने क्लास में, वो नोट्स बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, आप उनको पढ़ के जाइए। इवन मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि अगर आप नोट्स को ओपन करके अभी बैठे हो ना तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर दिखता जाएगा कि हाँ सर ये सवाल यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, लिखा है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, सारी थ्योरी उतनी ही है इस्तेमाल करनी है आपको जितनी आपको एग्जाम में पूछी जाती है, जिस तरह से पूछी जाती है। फॉर द विटामिन ए, B1, B6, B12, C, D, E, K, नंबर ऑफ विटामिन दैट कैन स्टोर। देखो सिंपल सी बात सुनना, आप किसे स्टोर नहीं कर सकते? आप विटामिन सी और विटामिन बी को स्टोर नहीं कर सकते। ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये स्टोर नहीं हो सकते। कौन स्टोर नहीं हो सकते? विटामिन बी और विटामिन सी स्टोर नहीं हो सकते। फिर इसमें भी एक्सेप्शनल केस दिया हुआ है। B12, इसका टेस्ट बहुत होता है आजकल। डॉक्टर जैसे तुम जाओगे ना कि भाई से बीमार हो रहा हूं, बहुत दिन से वीकनेस लगती है, बोला B12 चेक करा लो, B12 चेक करा लो। B12 कम आता है। अब आपको इसे समझनी चाहिए, ये वाटर सॉल्युबल है, इसका मतलब आपकी डाइट में आपको B12 का प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप सोचो मैं थोड़ा सा खा लिया फिर मेरा काम हो गया, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। यही बात समझ में? ठीक है। अब सुनो,
बाकी ये ए हुआ, डी हुआ, ई हुआ, के हुआ, ये सब के सब जो है वो कौन है, ये सब जो है ये स्टोर होते हैं। और ये स्टोर कहाँ होते हैं, लीवर में होते हैं। ये कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखिए, ए स्टोर हो जाएगा, सी नहीं होगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, के हो जाएगा, और विटामिन बी 12, अच्छा माय मिस्टेक, मैंने एक चीज मेंशन करी फ्लो में, मैं बता देता हूं, बी 12 इज एक्सेप्शन, जो वाटर सॉल्युबल नहीं है। बी 12 इज द एक्सेप्शन जो वाटर सॉल्युबल नहीं है। बाकी जो विटामिन है बी वाले वो वाटर सॉल्युबल है। माय मिस्टेक, इसी वजह से इसका टेस्ट कराते हैं। सही बात है ना यार, डॉक्टर साहब बोलेंगे यार कैसी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो हमारे बच्चों को यार तुम, सॉरी, बी 12 इज नॉट सॉल्युबल, तो बी 12 हमारे आंसर में आ जाएगा। आई बात समझ में, कितना बड़ा पाप होते होते रह गया मेरे से, चलो कोई बात नहीं, हो जाती है। तो ए डी ई के बी 12, अच्छा इसके बाद B1 B6 विटामिन बी का पार्ट है, लेकिन एक्सेप्शनल तो बी 12 था ना, तो B1 B6 के बारे में आपने पढ़ा भी नहीं, तब भी आप बोलोगे ये दोनों किस में है, ये वाटर सोल्यूबल है, इनको हटा दो। स्टोर इन बॉडी, और बॉडी में कहाँ होगा, लीवर के अंदर होगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5, हम 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विद निनहाइड्रीन। अब मुद्दे की बात यह कि आपको पता होना चाहिए निनहाइड्रीन का टेस्ट किस लिए लगता है। निनहाइड्रीन कैसा होता है, निनहाइड्रीन अगर आपने देखा हो मेरे भाई तो आपको याद आ जाएगा कुछ कुछ इस तरह से। क्यों, अगर आपको याद आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। निनहाइड्रीन के अंदर एक खास बात क्या होती है, निनहाइड्रीन में खास बात होती है कि इसका जो डायोल होता है वो बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि दोनों साइड से सीओ का क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई लग रहा है। ठीक है ना, ये सवाल हम करते भी है। निनहाइड्रीन प्रोटीन का टेस्ट होता है, किसका होता है, प्रोटीन का। और बेसिकली हम बोला जाए तो निनहाइड्रीन अमीनो एसिड का टेस्ट होता है, किसका, अमीनो एसिड का। इसका जिक्र एक 11th के अंदर आपके चैप्टर दिया हुआ है जिसके अंदर क्रोमेटोग्राफी लिखा गया है, वहां पे भी अमीनो एसिड के टेस्ट में निनहाइड्रीन का जिक्र किया है, मेंशन किया उन्होंने। तो निनहाइड्रीन बेसिकली किसका टेस्ट है, अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड से बना है प्रोटीन, तो प्रोटीन का टेस्ट भी आ सकता है। अब देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोटीन नहीं है, स्टार्च नहीं है, सेल्यूलोज नहीं है। एग एल्बुमिन, एग का जो व्हाइट पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट, अंदर वाला पार्ट नहीं, व्हाइट पार्ट, दैट इज एग एल्बुमिन, जिसको हम ये बोलते हैं कि भाई इसमें प्रोटीन ज्यादा है। तो प्रोटीन का टेस्ट कौन लगाएगा, मतलब ऐसी अमीनो एसिड टेस्ट कौन लगाएगा, निनहाइड्रीन। तो यहां पर पॉजिटिव टेस्ट किसके साथ शो होगा, ब्लू पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, किसका, ब्लू पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स बनता है। ये सवाल भी 2022 में पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल, कोगुलेशन ऑफ एग, देखो वही वाला बात दोबारा आ गया, ऑन हीटिंग इज बिकॉज ऑफ, पढ़ो, और अगर आप आंसर बता सकते हो प्लीज कमेंट में लिखना। प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल है ये। कोगुलेशन ऑफ एग, कोगुलेट होना, जब आप उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, दैट इज कोगुलेशन। वो किस वजह से होता है वो आपसे पूछा गया है। आई बात समझ में, चलिए बताइए। देखो सिंपल सा फंडा सुनो, प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी वाले पार्ट में से, क्वार्टरी पार्ट में से प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है ड्यूरिंग कोगुलेशन, जब आप इसको डीनेचुरेट करते हैं। लेकिन उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है ना, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। अब सुनो, कोगुलेशन ऑन हीटिंग क्यों होता है, क्योंकि डीनेचुरेशन हो जाता है किसका, प्रोटीन का, जो एग के एल्बुमिन पार्ट में होता है, एल्बुमिन पार्ट में होता है, उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। जिसकी बात करो प्रोटीन की, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो रिमेन अनचेंज्ड। अब ये बात गलत होगी, जबकि चेंज हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन अकर्स, नहीं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता, सेकेंडरी में होता है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन रिमेन अनचेंज्ड, अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, जब इतना कुछ बदल गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कैसे रह सकती है सेम, बिल्कुल नहीं रह पाएगी। रह पाती तो भैया फिर तो ये अंडा उबलने के बाद भी उसमें से क्या निकल जाता, मुर्गी का बच्चा निकल जाता। आई बात समझ में,
मतलब ऐसा मैं सोच रहा था, मतलब इतना मुझे नहीं पता बायो के बारे में, सीधी बात है। कोई एकदम से बायोलॉजी वाले टीचर आके बोल दो अरे ये सब क्या पढ़ा रहे हो आप, इतना गलत क्यों बताते हो बच्चों को। तो हमारे गणित के छात्र हैं, उनके लिए इतनी छोटी छोटी जानकारी बहुत होती है, ठीक है ना, इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा। मेरा ऐसा सोचना है कि शायद अगर ऐसा हो जाता, बायोलॉजी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता, तो उबले हुए अंडे से बच्चा निकल जाता। ये सिर्फ एक जोक है, ठीक है, एक चुटकुला मारा गया है, उसी तरह सोचे। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स आर पढ़ो एक बार, चलो आप लोग पढ़ो, आप लोग पढ़िए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स, बताइए क्या होगा। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स आर, स्टेटमेंट आपके सामने लिखे गए हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक एंड कैन कैटलाइज डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन, मतलब एक ही टाइप के एंजाइम से बहुत सारा काम हो जाएगा। मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एंजाइम्स ऑक्सीडाइज, एंजाइम ऑक्सीडेज catalyzes the hydrolysis of maltose in glucose. बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ये बात सही है। एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक, बिल्कुल गलत है, स्पेसिफिक होते हैं। मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, जैसे इंसुलिन वगैरह है। एंजाइम ऑक्सीडेज कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इन ग्लूकोज। अब सोच के देखिए, एंजाइम ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो माल्टाज होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो बी भी गलत है और डी भी गलत है, मतलब सॉरी, दिस इज आवर आंसर, और ये गलत है और ये गलत है, ये सही है ये सही है। आई बात समझ में। इनकरेक्ट क्या होगा, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है, राइट लेफ्ट राइट राइट, अरे ये तो ग्लूकोज है भाई, अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है। अल्फा बीटा तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ डी ग्लूकोज है, इसका अल्फा भी रहता है बीटा भी रहता है, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अब सोचो। ग्लूकोज के लिए क्या क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कैन बी ऑक्सीडाइज टू डाई कार्बोक्सिलिक विद Br2 वाटर। अगर आपको याद आ रहा हो तो अभी थोड़ी देर पहले Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर को मैंने हाईलाइट करके बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत उपयोगी है। आप देखें, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ एल्डिहाइड दिया हुआ है, नीचे अल्कोहल दिया हुआ है, इसको ऑक्सीडाइज करना है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऑक्सीडाइज, लेकिन आप सॉरी इसको नहीं कर पाएंगे। गले की बैंड बजी हुई है तो बार बार ऐसी दिक्कत होगी, आपको एडजस्ट कीजिएगा। ऊपर वाला एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नीचे वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगला, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। एल्डिहाइड होने के बाद भी शिफ्ट टेस्ट नहीं आता, शिफ्ट रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं आता, ये बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट पूछा था तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया, मतलब ये आपका आंसर है, लेकिन मुझे बाकी ऑप्शन चेक करने चाहिए। 4 एसिमेट्रिक कार्बन, अरे साफ दिख रहा है, 1 2 3 4 विल कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद 2 अदर साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी तो बात करी थी आपसे, अल्फा डी ग्लूको पायरोनोज, बीटा डी ग्लूको पायरोनोज। आई बात समझ में, पायरेन स्ट्रक्चर होता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, अगला सवाल देखते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हैविंग एल्डिहाइड। ये क्वेश्चन मार्क की तरह मेरे लिए काम करता है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं सुनना। मतलब अगर ये स्टेटमेंट में पढ़ूं तो मुझे ऐसा डाउट सा हो रहा है ना कि यार ये क्या बात बोल रहे हो भाई साहब आप, एल्डिहाइड की वजह से सॉल्युबिलिटी तो मैंने आज तक नहीं सुनी। सॉल्युबिलिटी सुनी है तो कभी सुनी है मैंने अल्कोहल के कारण, कभी मैंने सुनी है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जो एच बॉन्डिंग करे बढ़िया सी, ये कहां से बात आ गई।
फिर अगला ग्लूकोज, लेकिन फिर भी हम इस स्टेटमेंट को एक बार साइड में रख देते हैं, हम मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्लूकोज रिमेन्स इन मल्टीपल आइसोमेरिक फॉर्म इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ये बात सही है। चेन स्ट्रक्चर रहता है, अल्फा रहता है, बीटा रहता है, एनोमेरिक कार्बन पे चेंज होता है। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज, बिल्कुल एल्डिहाइड है, 6 कार्बन, हेक्सोज है, हेक्सओज है, 6 कार्बन की शुगर है। ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोनोमेरिक यूनिट इन सुक्रोज, ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोनोमेरिक यूनिट इन सुक्रोज, हाँ बिल्कुल, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। आई बात समझ में? अब मैं बोल सकता हूं कि यही मेरा आंसर होगा, बाकी सब इतने ज्यादा करेक्ट हैं, अब मुझे एल्डिहाइड पे पूरा भरोसा है कि स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर इज वन फर्स्ट। अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर जी, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये सवाल मैं आपको देता हूं, आपके लिए है। लिस्ट 1 दी है जिसमें ग्लूकोज, अब देखो तुम समझना बात को, किस तरह के सवाल बार बार आ रहे हैं, सवाल शुगर्स पे ज्यादा आ रहे हैं, शुगर्स की रिएक्शन मतलब ग्लूकोज की रिएक्शन पे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। शुगर्स के अंदर उसको ज्यादातर क्या जानना होता है कि किस तरह का लिंकेज है, क्या प्रॉपर्टी है, आई बात समझ में? तो शुगर पे सवाल बहुत हैं, तो ध्यान रखना, शुगर अच्छे से पढ़ के जाना मेरे भाई। मैं फिर तुमसे विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ के, तुम ये जल्दबाजी के चक्कर में कि आखिरी चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है, छोड़ के मत चल जाना, बायोमोलिक्यूल पढ़ के जाना तुम। सवाल सिंपल आएगा, सवाल सिंपल आएगा, ठीक है ना, लेकिन बस पढ़ के जाना। अरे कहाँ गया पेन हमारा, ये रहा, हाँ जी। चलो सवाल सॉल्व करते हैं। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा गैलेक्टोज, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा फ्रुक्टोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा राइबोज, अरे बाप रे कितने अल्फा अल्फा दिए यार, दिमाग खराब हो गया। चलो आसान करते हैं चीजों को। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एक छोटा सा अंतर है, 4th कार्बन पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई एक दूसरे के लिए क्या हो गए, डायस्ट्रोमर्स जैसे हो गए। अच्छा, ग्लूकोज अल्फा और बीटा में चेंज जो होता है वो एनोमेरिक कार्बन पे होता है, अल्फा और बीटा एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज अल्फा और ग्लूकोज बीटा में जो C1 कार्बन होता है दैट इज एनोमेरिक, तो हम बी को मिला देते हैं एनोमर्स से। अब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें चेंज तो हो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में, एक कार्बन पे हो, वो एपीमर्स कहलाते हैं, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन तो नहीं है लेकिन एपीमर है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में 6 कार्बन है, सेम फॉर्मूला है C6H12O6, C6H12O6। फर्क किस बात का है? फर्क एक छोटा सा पता है, इस बात का है, आपको समझना चाहिए। ग्लूकोज फ्रुक्टोज में एल्डिहाइड कीटोन, ग्लूकोज के साथ राइबोज, ये वाला सवाल ध्यान से सुना। राइबोज 5 कार्बन की शुगर है, ग्लूकोज 6 कार्बन की है, दोनों में एल्डिहाइड है, एक कार्बन एडोन ही तो होता है, बाकी सब कुछ तो वैसा का वैसा ही चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर अपग्रेड की बात करें तो फॉर्मूला अपग्रेड कार्बन का है, तो इसका मतलब होमोलोगस सीरीज में चला गया। किसमें चला गया? होमोलोगस सीरीज में चला गया। अगला सवाल, वेनिलिन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम वनीला बीन्स। अभी सवाल ऐसा है, देखो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं आपको। अगर ये स्ट्रक्चर आपको पता है, पाइबोन दिखेगा आपको साफ साफ, एक पाइबोन यहां है, यहां है, 4 पाइबोन, ऑक्सीजन एटम 1 2 3 11। बस यहां पे आप फंस जाते हो। अगर आपको कॉमन नेम पता था तो पता था, नहीं पता था तो ऐसा सवाल मैं बोलता हूं छोड़ो, आगे बढ़ो, बात खत्म। नहीं पता है, नाम नहीं पता तो क्या करोगे? सब कुछ स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है, क्यों भाई? सही बात है। अगला सवाल, मैच लिस्ट विद लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कराना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कराना है। लिस्ट 1 जो है और इसको लिस्ट 2 के साथ मैच कराना है। चलिए पढ़िए आप लोग।
आपके सामने दिया है स्टार्च, सेल्यूलोज, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन। बताइए क्या रहेगा? स्टार्च, सेल्यूलोज, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अब देखो भाई, न्यूक्लिक एसिड देखा तो एक चीज समझ में आ गई कि न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड होना चाहिए, प्रोटीन रिलेटेड होना चाहिए अल्फा अमीनो एसिड से। ठीक है, अब दो बच गए, स्टार्च और सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज यूज करते हैं, बीटा डी ग्लूकोज सॉरी, और इधर स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज होता है यूज। ठीक है, तो आंसर आ गया आपके सामने। कुल मिला के लिंकेज की बात है, फिर से वही शुगर आ गया। शुगर के साथ किस तरह का फॉर्मेशन है? अगला सवाल, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन बी कोरिलेटेड विद डी ग्लाइसिल्डिहाइड। कैसा होता है दिखने में? ऐसा, इससे कोरिलेट करना है, ध्यान रखना। अगर ये डी ग्लाइसिल्डिहाइड है तो इससे कोरिलेट करो और बताओ कौन इससे कोरिलेट होते हुए मिलता है। अब देखो भाई, यहां पे ऑक्सीजन जो है, OH जो है वो राइट में है। अब देखो कई सवाल सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से कि सर गिवन है, कुल मिला के डी पूछा है, कौन कौन सा है। अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप डी रिलेट कर रहे हो डी ग्लाइसिल्डिहाइड से, मतलब आपको कायरल सेंटर देखना है, आखिरी कायरल सेंटर। एल्डिहाइड ऊपर है, ये सही फिशर बना है, यहां भी एल्डिहाइड ऊपर है, आखिरी कायल सेंटर यहां पे आखिरी कायल सेंटर पे लेफ्ट में है। ठीक है, और ये वाला अगर मैं घुमा दूं तो ये एल्डिहाइड है क्या? फिर OH जो लेफ्ट में था वो कहां जाएगा? राइट में। OH जो राइट में था वो कहां जाएगा? लेफ्ट में। और वो OH जो अभी मुझे लेफ्ट में दिख रहा है वो कहां जाएगा? राइट में। राइट में, क्या कहते हो? आप बोल सकते हैं कि भाई एल्डिहाइड के केस में OH जो आ गया राइट में आ गया, तो इसका मतलब ये होगा आंसर, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, कौन सा वाला? 3 आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल सॉल्व करेंगे सभी लोग। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, कुछ याद आ रहा है पढ़ के? कुछ याद आ रहा है क्या? क्या तुम्हें याद है? अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, इस तरह से बोले तो कौन से सेक्शन में चला जाता है ये? शेप की बात कहां होती है? कहां होती है शेप की बात? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बात होती है। अल्फा बीटा सेकेंडरी में जाते हैं, सेकेंडरी के बाद इनकी फोल्डिंग होती है 3rd में, और फिर यूनिट्स की बात होती है 4th में। फर्स्ट में चेन फॉर्मेशन होता है, सिर्फ क्या होता है? चेन फॉर्मेशन होता है। अगला सवाल, चलो पढ़ो। द कार्बोहाइड्रेट राइबोस प्रेजेंट इन डीएनए। देखो तुम मत सोचना ये बात, डीएनए आरएनए प्रोटीन से बहुत सवाल आते हैं। आपके सामने सबूत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, समझदार व्यक्ति को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, समझदार व्यक्ति को इशारा काफी है मेरे हिसाब से। तो चलो बताओ क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट्स राइबोस प्रेजेंट इन डीएनए इज पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन पायरेनोज, डीकॉन्फिगरेशन, रिड्यूसिंग शुगर, अल्फा एनोमेरिक फॉर्म। अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर याद करने के लिए याद आता है तो आपको याद आना चाहिए राइबोस शुगर के बारे में कुछ बात होती है क्या? ऐसी होती है नहीं होती? OH 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 और CH2OH, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, याद आया? ये वो राइबोस शुगर है जिसका इस्तेमाल आप करते हैं डीएनए आरएनए बनाने में। ठीक है, हाँ, डीएनए के अंदर तो आपको ये भी नहीं मिलता है, तो आप OH की जगह यहां पे क्या कर देते हैं? कुछ नहीं, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी, सेकंड वाले पर डीऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हट गया,
राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आपके सामने सब कुछ है। पेंटोस शुगर, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंट इन पायरेनोस फॉर्म, ये तो फ्यूरेनोस है यार। डीकन्फिगरेशन प्रेजेंट इन डी, बिल्कुल डीऑक्सी बोल तो रहे हम, डीएनए। रिड्यूसिंग शुगर व्हेन फ्री, क्या बोलते हो? अल्फा इनोमेरिक, तुम्हारा OH तो ऊपर है तो ये बीटा है, मतलब ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, तो ए सी और डी ये आपका आंसर होगा, ए सी और डी। तो देखो आप, अगर आपको ये शुगर वाला स्ट्रक्चर याद था तो पूरा सवाल डीएनए का सॉल्व हो गया। इस तरह से सॉल्व करोगे तब जाके आंसर आएगा। आई बात समझ में? इस तरह से सॉल्व करोगे तब जाके आंसर आएगा, ऐसे आंसर नहीं आते हैं। अगला सवाल, डी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। पहला स्टेटमेंट, स्टार्च ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 100 डिग्री सेल्सियस पे 2-3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, मतलब स्टार्च टूटता है तो अल्फा ग्लूकोज बना लेता है। क्यों भाई? ये बात तो सही है, लेकिन यार ये स्टेटमेंट आपको गलत नहीं लग रहा? ग्लूकोज के साथ रिएक्शन किसकी? 2,4-DNP, 2,4-DNP के साथ, शिफ्ट रिएजेंट के साथ हमारा ग्लूकोज निगेटिव टेस्ट देता है। क्या आपको याद है? तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। स्टार्च का अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको ग्लूकोज मिलेगा, अल्फा ग्लूकोज मिलेगा डेफिनेटली। सुक्रोज में आपको बीटा ग्लूकोज मिलता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। 1,4 लिंकेज होता है स्टार्च के अंदर, 1,4 भी होता है, 1,6 भी होता है, ब्रांचिंग भी होती है, अमाइलोज भी होता है, माइलोपेक्टिन भी होता है। इतनी बातें तो आपको पता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना? वेरी गुड बेटा। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अगला सवाल, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 की को आपको लिस्ट 2 से मैच करना है, सैकराइड्स को आपको मैच कराना है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। देखो फिर से सवाल किस पे आ गया? शुगर्स पे आ गया। मैं फिर बोल रहा हूं, शुगर्स पे सवाल आता है, शुगर्स पे बहुत सवाल आते हैं भाई, ध्यान रखना, शुगर्स पे सवाल बहुत आते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझदारी के साथ शुगर्स के क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है, डील करनी है, ताकि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा सवाल बने। सवाल आपके सामने, चलो आंसर बताओ, कमेंट में बताओ आपका आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट में, बताइए आपका आंसर क्या होगा। सुक्रोज दिया है और माल्टोज दिया है, लैक्टोज दिया है, मेलोपेक्टिन दिया है, बताइए। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पूछे गए। सबसे पहले तो इसको ही देख लो, सबसे पहले तो आप इसी को देखो, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6, अमाइलोपेक्टिन याद आएगा, ब्रांचिंग आ जाती है, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं ये लोग। फिर सुक्रोज की बात करो, सुक्रोज के केस में क्या होता है, कौन सा लिंकेज होता है? 1-2 लिंकेज होता है, अल्फा डी, अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रुक्टोज। क्यों भाई, ऐसा कुछ होता है क्या? वेरी गुड, चलो ये भी अच्छी बात है, पता है आपको। तो आपका ए में 3 आ गया, डी में आपका 2 आ गया। अब ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन तो सर एक ही है, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। माल्टोज और लैक्टोज, माल्टोज में आपके पास जो लिंकेज होगा अल्फा वो 1,4 होगा, और लैक्टोज में आपके पास बीटा लिंकेज होगा, लेकिन वही 1,4 होगा, बीटा गैलेक्टोज, बीटा ग्लूकोज। माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज विद अल्फा ग्लूकोज होता है, याद आया आपको? तो आप देखो आंसर आपके सामने, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 और 2 पे है। दोनों स्टेटमेंट को चेक करके पढ़ के समझना है कि सही क्या है गलत क्या है। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, वो एक सही गलत कौन सा है पढ़ो। स्टेटमेंट 1 क्या दिया है? वेनिलिन दिया हुआ है, वेनिलिन का स्ट्रक्चर भी थोड़ी देर पहले बनाया था हमने। असल में ये सवाल या स्ट्रक्चर ऐसा बोल सकते हैं, एक साल में 2 बार आ गया, मतलब एक सेशन में 2 बार आ गया।
और ये कितना अच्छा एक इंडिकेशन है कि अगर कोई अटपटा सवाल आपको दिखा जो आपके दोस्त के या आपके पहले किसी फ्रेंड या हॉस्टल में कोई लड़का रहता है, आपका दोस्त रहता है, उसके पेपर में आ गया और आपसे डिस्कस कर रहा है, तो आपको सुनना चाहिए। और उससे अच्छा पता है क्या है, हम लोग पेपर सॉल्व कराते हैं, उस टाइम पर जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पेपर तो देखो आता नहीं है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, उनको सुना करो। क्या पता अगर तुम उनको देखकर चले गए तो तुमको कुछ ऐसे सवाल मिल जाए एग्जाम में जो तुम्हारा बहुत सारा समय बचा दें और तुमको ऐसा लगे वाह यार बोनस सवाल आ गया, मजा आ गया मतलब। तो ये स्ट्रक्चर, इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो NaOH से ऑल्सो विद टॉलिंस रिएजेंट। अब ये बोला गया कि NaOH से रिएक्शन करता है। NaOH से रिएक्शन मतलब कैसी होती है, एसिड बेस। ये फिनॉल है, फिनॉल वाला पार्ट है, फिनोलिक पार्ट है, बेस दिया हुआ है, बिल्कुल रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल होगी। फिनॉल मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा है, और उसके साथ अगर NaOH आ रहा है तो वाटर बनेगा। तो वाटर इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, 15.7, तो फिनॉल की रेंज होती है 10, 9.9, 9.9 समथिंग। तो ये रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगा बिल्कुल। टॉलिंस रिएजेंट के साथ ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, ये रिएक्शन कर जाएगा, यही बात सही है। तो ये बात तो सही हो गई। फिर अगला पढ़ो, वेनिलिन अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन वेरी वेरी इजीली। अच्छा एक चीज और, टॉलिंस रिएजेंट दिया है तो रिएक्शन हो रही है। अगर ये फेलिंग दिया होता, बेनेडिक्ट दिया होता, तो आप जानते हैं कि ये एरोमेटिक होता है। क्या होता है? और एरोमेटिक अगर टॉलिंग मतलब कुछ दिया हुआ है तो फिर फेलिंग और आपका बेनेडिक्ट रिएक्शन नहीं कर पाता, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि ये है। आई बात समझ में? लेकिन ये बोला गया सेल्फ एल्डोल। अब एल्डोल की जगह अगर कैनिजारो होता तब बात कुछ और होती, लेकिन एल्डोल के लिए अल्फा चाहिए, अल्फा जिसके पास है नहीं। अगर अल्फा इसके पास नहीं है तो रिएक्शन, तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया सही और दूसरा हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। सेकंड इज स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, और सॉरी एक सेकंड, माय मिस्टेक। आंसर ये होगा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। NaOH से रिएक्शन करेगा, टॉलिंग रिएजेंट से रिएक्शन कर जाएगा, नीचे वाला जो है एल्डोल कंडेंसेशन सेल्फ नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये बढ़िया सवाल है, इसमें आपकी गणित ज्यादा काम आएगी। इसमें आपकी जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है ना, जो PNC आपने पढ़ी है, वो ज्यादा काम आएगी। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको PNC का मदद ज्यादा लगेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, a tetrapeptide acts on complete hydrolysis, प्रोड्यूस करते हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन in equimolar proportion sorry my mistake, equimolar proportion. the number of tetrapeptides sequences पूछी गई है possible involving each of these amino acid. सबको साथ में लेके चलना है, किसी को पीछे मत छोड़ो, रिपीटेशन किसी का अलाउड नहीं है, कोई भी एक बार से ज्यादा बार नहीं आ सकता। और फिर टेट्रापेप्टाइड बनाए, मान लो मतलब A B C और D है, तो ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, चारों आने चाहिए। इनको आप अरेंज कर सकते हो, लेकिन A 2 बार आ जाए, B 2 बार आ जाए, C 2 बार आ जाए, D ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर मान लो टेट्रापेप्टाइड है तो मतलब 4 अमीनो एसिड और लिंकेज कितने, 3। तो पहली पोजीशन पे 4 ऑप्शन है, दूसरी पे 3 है, तीसरी पे 2 है, क्योंकि जो यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता, जो यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता, और यहां पर आखिरी ऑप्शन बचा। मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 × 2 24। गणित का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, गणित का इस्तेमाल, ध्यान रखना इस बात का अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी बुद्धिमत्ता पे है, आपकी इंटेलिजेंस पे है, इसमें कोई थ्योरी वेरी की जरूरत नहीं तुम्हें, अंग्रेजी पढ़ो सीधा आंसर आएगा। चलो पढ़ो इसको। वेट कॉटन क्लोथ्स मेड ऑफ सेलुलोज बेस्ड अपॉन कार्बोहाइड्रेट्स, बेस्ड कार्बोहाइड्रेट टेक कंपैरेटिवली longer time to get dried than wet nylon polymer based clothes. हमको पता है अच्छे से कि जो नाइलॉन बेस्ड कपड़े हैं उनसे ज्यादा पता कौन गीला हो जाता है,
कॉटन वाला। इसलिए तो कई बार बोलते ना कि यार ये वाला टॉवल अच्छा नहीं है, बोला टॉवल क्यों, बोला ये मिक्स है नायलॉन इसमें, इससे ना प्रॉपर आप बॉडी को ड्राई नहीं कर पा रहे, नहाने के बाद आप इस्तेमाल करोगे आपको मजा नहीं आएगा। वहीं अगर प्रॉपर कॉटन वाला होगा ना तो आपको लगेगा हाँ भाई ये आनंद आ रहा है, इसको एकदम बिल्कुल प्रॉपर, बाल वाल सूख रहे हैं एकदम, बिल्कुल एकदम नहा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। आई बात समझ में? आप देखना इवन कोई जो कपड़ा होगा ना उस पर वैसे पानी लेना, वैसे डाल देना, अगर अच्छा कॉटन हुआ तो सोख लेगा पानी को, और अगर नायलॉन जैसा कुछ हुआ तो पानी उस पर ऐसे 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 तैरता रहेगा। अभी चेक कर लो तुम तो हाथों हाथ, जो टी शर्ट तुम्हारे जो तुमने पहना हुआ है या तुम्हारे कोई कपड़ा रखा है तो चेक कर लो, अगर कॉटन होगा तो सोख लेगा, नायलॉन वाला जो होगा उस पर ऐसे पानी ऐसे तो घूम रहा होगा, उतना एब्जॉर्ब नहीं करता जितना कॉटन करता है। इसका रीजन क्या दिया, अब सुनो, रीजन में उसने उल्टा कह दिया कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। अब इंटरमॉलिक्यूल क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पानी और वो कपड़ा, तो पानी के अंदर तो नहीं हो रही, कपड़े के अंदर नहीं हो रही, पानी कपड़े के बीच में हो रही, तो इंटरमॉलिक्यूलर विद वाटर मॉलिक्यूल इज मोर इन नाइलॉन बेस्ड क्लोज्ड इन द केस ऑफ कॉटन। ये कहना चाह रहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो नायलॉन और पानी के बीच में ज्यादा बता रहा है। किससे ज्यादा बता रहा है? कॉटन क्लोथ्स के रेस्पेक्ट में। कॉटन क्लोथ्स के रेस्पेक्ट में ये कह रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से और विद कॉटन के साथ कम होती है और नायलॉन में ज्यादा होती है। अरे तो भैया एच बॉन्डिंग कम हो रही है तो फिर नायलॉन क्यों नहीं ज्यादा गीला हो रहा? आई बात समझ में? तो स्टेटमेंट नंबर जो 2 है ना ये गलत हो गया। एक्चुअली एच बॉन्डिंग किसकी ज्यादा होती है? कॉटन क्लोथ्स की विद नायलॉन ज्यादा होती है, जबकि यहां उल्टा बोला गया है। आई बात समझ में? ये सही है, ये गलत है। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, इसकी थ्योरी का हिंट मैं आपको आगे दे चुका हूं। चलो पढ़ो इस सवाल को, पढ़े इस सवाल को। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रैंड which whose one strand has following sequence of base। इस पे फोकस करना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक डीएनए स्ट्रैंड आपके सामने दिया हुआ है, स्ट्रैंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का, मतलब एक स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है और दूसरे के बारे में आपसे जानकारी ली जा रही है। आई बात समझ में? ये बोल रहा है कि भाई माय मिस्टेक, सॉरी, जी जी सी ए टी सी जी जी सी टी ए, ग्वानिन दिया है, ठीक है, साइटोसिन दिया है, एडेनिन दिया है, थाइमिन दिया है। अब इनके रेस्पेक्टिव में बोला जा रहा है कितने एच बॉन्डिंग होंगे जब ये दूसरे स्ट्रैंड से जुड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड से। ठीक है, चलो समझो बात को। जी के साथ कौन आता है? ए जी सी टी, एक साथ टी आता है और जी के साथ सी आता है। ये बनाता है ट्रिपल बॉन्ड, ये भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये भी ट्रिपल बनाता है, ये 2 बनाता है, डबल 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 ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इन सबको जोड़ोगे ना आप तो आपको पता लगेगा कि टोटल आंसर 33 आ रहा है। एक जगह 21 आ रहा था और एक जगह 12 आ रहा था। इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा आपका? 33 आ जाएगा। 33 हाइड्रोजन बॉन्डिंग टोटल होंगे। जो बॉन्ड बने हैं ना वो एच बॉन्डिंग है। जो बॉन्ड बने होते हैं कौन से वाले? ए के साथ टी जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, सी के साथ जी जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये क्या है? एच बॉन्डिंग है। आई बात समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ए के साथ टी, सी के साथ जी, एच बॉन्डिंग, डबल और ट्रिपल। चलो आगे बात करते हैं। डाइपेप्टाइड एक्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स वाई एंड जेड। वाई ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस HNO2, HNO2 एक्वस मतलब पानी विद नाइट्रस एसिड। याद रखना इसका कोई इस्तेमाल होता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है।
दूसरे हैंड पे जो Z है उसको हीट करने पर ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आपको समझना चाहिए कि सर इस Z की हीटिंग से ये स्ट्रक्चर बना है, इसमें कुछ कुछ कॉमन दिखेगा आपको, ध्यान से देखो। ये पोर्शन और ये पोर्शन रिपीटेड है। ऐसा कब होता है? ऐसा अल्फा अमीनो एसिड में होता है। कब होता है? अल्फा अमीनो एसिड में। मतलब मैं तोड़ के दिखाऊं ना आपको, तो ऐसे समझो आप, ये CH2 है, OH है, NH2 है, इसके 2 मोल एक्चुअल में आपस में रिएक्ट हुए हैं, तब जाके इन्होंने इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाया, साइक्लिक फॉर्म बनाई है। अब इसको देख के अगर आपको याद आ रहा हो तो ये ग्लाइसिन है। क्या है मेरे भाई? ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन इन्होंने 2 जगह दिया है। चलो, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें और देखना चाहिए। तो हमने Z तो पता लगा लिया, हम Y की बात करते हैं। Y का ट्रीटमेंट करने पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड मतलब ये और ये और ये और ये। अब सोच के देखिए, अगर HNO2 और वाटर डालने पर अगर OH दिख रहा है, इसका मतलब पहले यहां NH2 रहा होगा और NH2 का डाइजोनियम बना और पानी की प्रेजेंस में डाइजोनियम हटके वहां पे OH लग गया, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। इसका नाम क्या है? एलेनिन है। तो एलेनिन प्लस ग्लाइसिन ये मिलाकर आपका स्ट्रक्चर रहा होगा डाइपेप्टाइड। ये था आपका आंसर। अगला सवाल, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए 2 स्टेटमेंट्स को पढ़िए। पढ़िए इन स्टेटमेंट्स को कि डी ग्लूकोज के साथ डी फ्रुक्टोज मिलाया तो सुक्रोज बना, उसको हाइड्रोलिसिस किया तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज बना। ठीक है भैया, सही सा लग रहा है यार, सुनने में तो गलत तो नहीं लग रहा। इन्वर्ट शुगर इज फॉर्म ड्यूरिंग द सुक्रोज हाइड्रोलिसिस, ये बात भी सही है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस के बाद ही तो इन्वर्ट शुगर बनती है। क्यों भाई? सही बात है? अरे हाँ या ना? चलो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। इन्वर्ट शुगर में एंगल में चेंज कितना आता है? और एक्चुअल पहले क्या एंगल रहता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज का, और बाद में क्या हो जाता है? चलो बताओ कमेंट के अंदर, बता सकते हो तो विद साइन बताना। (52) प्लस में ग्लूकोज, 92 माइनस में फ्रुक्टोज। याद आया क्या कुछ? तब जाके आपका आंसर आता है 26। क्यों भाई? कितना आएगा? 26 आता है, 20 आता है। 52.5, 92.5 माइनस 20 आ जाता है। ठीक है ना? तो इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। एक छोटी सी गलती इन्होंने यह कर दी, गलती नहीं करी है, आपसे गलत कराना चाहते हैं। फ्रुक्टोज में इन्होंने यहां पे क्या लिखा है? प्लस, जबकि क्या आना चाहिए? माइनस, क्योंकि क्या होता है? माइनस 92.5। ये गलत है। ये पढ़ने में मुझे भी पहली बार में सही लग रहा था, जब मैंने इसको पहले पढ़ा ना फर्स्ट टाइम, फिर एकदम से समझ में आया कि यार सिग्नेचर तो बदल ही दिया अगले ने। अच्छा, फिर अगला पढ़ते हैं। इन्वर्ट शुगर इज फॉर्म ड्यूरिंग सुक्रोज हाइड्रोलिसिस, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Fructose does not contain aldehydic group but still reduce tolerance reagent। ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होने के बाद भी टॉलरेंस रिएजेंट का क्या कर देता है? रिडक्शन कर देता है। बड़ी बात है कि नहीं है? बिल्कुल। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रुक्टोज अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज। फ्रुक्टोज आपका क्या होगा? ये और इधर आपका ग्लूकोज क्या होता है? ये रीअरेंजमेंट करने के बाद खुद को इसमें कन्वर्ट कर लेता है। और ये सब किस में होता है? बेसिक मीडियम में। आई बात समझ में? तो
फ्रुक्टोज डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप बट स्टिल रिड्यूस टॉलरेंस। बिल्कुल सही। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रुक्टोज अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज। फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बनेगा, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार ये सारा डिस्कशन कंप्लीट होता है रिगार्डिंग बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो आपने नहीं पढ़ रखा था तो आपको उसको पढ़ना चाहिए, जो आपने पढ़ लिया उसको आपको दोबारा देख लेना चाहिए। बायोमोलिक्यूल पढ़ के जाना, काम आएगा। नहीं तो क्या होता है, कई बार गलतियां हो जाती है हमसे, हम क्या करते हैं चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं। आई बात समझ में? तो चलो आज का सेशन यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर से बेनिफिट मिला होगा। एक क्वेश्चन करने का आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए और साथ में आपको थोड़ा सा है ना वो भी आना चाहिए कि भाई हाँ यार चलो यार इतना टफ तो नहीं है यार, मतलब मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, आपको मेरे हिसाब से बायोलॉजी पढ़ के जाना चाहिए। चलो आज का सेशन ये एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी को। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और बहुत जल्दी आपका एग्जाम है, तो भगवान करे आपके सारे सपने इसी साल पूरे हों, इसी एग्जाम में पूरे हो जाएं। ऐसी दुआ के साथ फिर से मिलेंगे। मेरा नाम है मयंक पारिक और आप हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं। धन्यवाद।